So, hello everyone. चलिए कहां तक हुआ था कल? अच्छा, आवाज आ रही है ना सबको? एक बार कंफर्म करना। अच्छा, आवाज आ रही है ना सबको? एक बार कंफर्म करना। चलो ठीक। गुड इवनिंग ऐश्वर्या। चलो, अरे भाई मार्कर कहाँ गया? चलिए, सो ओके फाइन फाइन। अच्छा, कल कहां तक हुआ था हम लोग का? स्टेट हो गया था ना? कोई डाउट तो नहीं है वहां तक? अगर कुछ डाउट है यू कैन राइट और कमेंट। एनी डाउट टिल हियर किसी को? बाकी की जनता कहाँ गई? एनी डाउट? चलिए ठीक है। हालांकि मैं जानता हूं डाउट कुछ नहीं होगा, तो फिर भी एक बार हमने देखा था कल कि वी हैव गॉन थ्रू अभी तक क्या क्या देखा। दैट इज वी हैव गॉन थ्रू प्रीएम्बल। ठीक है, ये था। उसके बाद वी हैव गॉन थ्रू यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। ये था हमारा आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। ठीक है, सो ये था आपका दिस वन इज यूनियन आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। ठीक है, तो ये पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट 2। पार्ट 2 जो बेसिकली है ये डील करता है सिटीजनशिप में। सिटीजनशिप, और ये जो है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। ठीक है, गुड। तो दिस वन अभी तक हमने देखा यूनियन एंड स्टेट्स, ये आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक हमने बेसिक सब कुछ देखा। वी हैव गॉन थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, वी हैव गॉन थ्रू द इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। हमने ये भी देखा था कि कैसे कैसे आपके जो कौन कौन सी कमीशंस बनी थी, कमिटी कौन कौन सी थी, और हर स्टेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। वी हैव गॉन थ्रू ऑल दोस थिंग्स। ठीक है। अच्छा, नॉट प्रॉपर्ली विजिबल। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ। अब ठीक है, एक बार देख के बताओ ऐश्वर्या। अच्छा किया बता दिया, वो थोड़ा सा इसको आउट ऑफ फोकस चला जाता है। अभी दिख रहा है ना? ऐश्वर्या, आप अपना थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ा लो। रेजोल्यूशन मतलब 720p पे करो तो चीजें दिखेगी। यहाँ पर चीजें क्लियर है, एक बार देख लो। यहाँ पर तो सारा क्लियर है सब कुछ। एक बार रेजोल्यूशन आप बढ़ा लो, रेजोल्यूशन बढ़ाओगे तो हो सकता है चीजें सही हो जाए। इट्स क्लियर। ठीक है ऐश्वर्या, आप थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ा लो। हाँ, ये आप हो सकता है 144p पे देख रहे होगे, आप इसको 720 कर लो। ओके फाइन। तो वी हैव गॉन थ्रू प्रीएम्बल। उसके बाद हमने देखा था आपका यूनियन एंड स्टेट्स, और उसके बाद हमने देखा था सिटीजनशिप के बारे में। तो देखेंगे हम लोग।
तो सिटीजनशिप जो है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। ठीक है, अब क्या है कैसे है थोड़ा देख लीजिए। अच्छा, यूनियन एंड स्टेट्स तक तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अपना सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप देखो, नॉर्मली सिटीजनशिप के बारे में अगर देखा जाए तो ये हमारे आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 के अंदर में दिया हुआ है। ठीक है, बट प्रोविजंस क्या है, मतलब इसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के अंदर में ये नहीं लिखा है कि इंडिया का सिटीजनशिप कैसे एक्वायर्ड होगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 प्रोवाइड्स, एक सेकेंड, ठीक है, ओके फाइन। चलो देखो, सो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 बेसिकली है, अगर हम बोलें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग सुने होंगे कि देयर आर 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग citizenship and 3 ways of losing citizenship। मतलब there are 5 ways of acquiring citizenship and 3 ways of losing citizenship। कितने को लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है? मतलब कितने लोग बोल रहे हो कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है देयर आर 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप एंड 3 वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप इज करेक्ट? ध्यान रखना, इट इज नॉट करेक्ट। अगर अगर यहां पर लिख दिया जाए इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर ये लिख दिया जाए कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप एंड 3 वेज ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप, ये करेक्ट है कि नहीं? तो ध्यान रखना ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में ये दिया ही नहीं है कि कितने तरीके से आप इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो और कितने तरीके से इंडिया का सिटीजनशिप लूज कर सकते हो। ठीक है, इट इज जस्ट, तो फिर आखिर आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक दिया क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो वही हम लोग समझेंगे कि आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक, ना इट इज आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक फिर दिया क्या है। ठीक है, ध्यान से समझो, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 बेसिकली, अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको खोलो, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 डील्स विद द प्रोविजन कि दैट who will be the citizen of India at the commencement of the constitutions। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन ये चालू होगा, ये चालू हुआ तो उस समय इंडिया का कौन कौन सिटीजन होगा, प्रोविजन ये है। मतलब who will be the citizen at the commencement of the constitution, ये सबसे बड़ी बात है। ये नहीं है कि कैसे आपको सिटीजनशिप मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर है?
मतलब कौन कौन होगा और कैसे मिलेगा में डिफरेंस है। मतलब who will be the citizen of India, that is different, and how you will get the citizen of India, that is different। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली डिफाइन करता है कि who will be the citizen of India at the commencement of the constitution। ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो इसको सबसे पहले ध्यान रखो कि हमारा जो सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है इट इज समथिंग लाइक दिस। हाँ, फिर अब आप लोग देखोगे कि सर ये 5 वेज तो है ही है, 5 वेज है और 3 वेज भी है, तो आखिर ये कहां दिया हुआ है? तो ध्यान रखना है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है, वो सिटीजनशिप एक्ट में दिया हुआ है। चीजें समझ में आई ये पॉइंट सबको? दिस इज नॉट गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन बट रादर इट इज गिवन इन आवर सिटीजनशिप एक्ट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? और उसी सिटीजनशिप एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था अभी रिसेंटली 2019 में। ठीक है, तो एज सच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है वो थोड़ा देख लिया जाए। सबसे पहला आर्टिकल 5, ये पॉइंट सबको सब अपने दिमाग में फिट कर लेना कि दिस इज द प्रोविजंस। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 5 क्या बोलता है? आर्टिकल 5 बोलता है, अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूं कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लिखा हुआ है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द कमेंसमेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें 2-3 क्लॉज डाला गया है कि हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। आप लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है कि मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूं इसको? इफ यू हैव कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करता हूं, अगर नहीं है तो आप बोलो मैं इसको डिस्प्ले कर दूंगा। चलो एक काम करो, मैं डिस्प्ले कर ही देता हूं, फिर थोड़ा सा इशू हो जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको मैं यहां पर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा है सबको? विजिबल है? अच्छा ठीक है, जिसके पास है वो तो ठीक है, जिसके पास नहीं है वो देख लो जरा इसको यहां पर। क्लियर? अब देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है आर्टिकल 5 में, देखिए कुछ बड़ा ही ज्यादा बड़ा। ठीक है, देखिए आर्टिकल 5 क्या बोलता है? आर्टिकल 5 बोलता है कि द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पहला नंबर, मतलब कि अंडरलाइन करो डोमिसाइल को, जो डोमिसाइल जो लिखा हुआ है ना उस डोमिसाइल को अंडरलाइन करिए। हमारा भी चेहरा आना चाहिए, मैं आ रहा हूं कि नहीं? एक सेकंड फोटो करो इसको इधर। ठीक है, देखो अब आ, तो पहला वाला प्रोविजंस क्या बोलता है कि दिस वन, कि एक पहले तो उसको जो पॉइंट है उसको अंडरलाइन करो डोमिसाइल वाला। ठीक है, दूसरा इसी में क्लॉज 1 ए बोलता है हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब आर्टिकल 5 हु विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, डोमिसाइल, जो डोमिसाइल होगा इंडिया का, डोमिसाइल। तो हु विल बी द डोमिसाइल ऑफ इंडिया शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लॉज क्या है, क्या क्या फुलफिल करना पड़ेगा? पहला नंबर 1 हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब वो इंसान इंडिया के टेरिटरी में बोर्न होना चाहिए। सेकंड
आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, दोनों में से मतलब उसके दोनों में से कोई भी पेरेंट्स इंडिया के टेरिटरी में बोर्न होना चाहिए। एंड थर्ड, हु हैज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years, अंडरलाइन करो 5 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग सच कमेंसमेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन चालू कब हुआ था हमारा? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को जब ये कॉन्स्टिट्यूशन चालू हुआ था, तो उस दिन कौन कौन इंडिया का सिटीजन होगा? तो आर्टिकल 5 बोलता है कि जो भी डोमिसाइल था इंडिया का, डोमिसाइल माने आइदर उसके जो मतलब उसका जो जन्म इंडिया के टेरिटरी के अंदर में होना चाहिए, पहला। दूसरा, उसके दोनों पेरेंट्स मतलब आइदर मतलब दोनों पेरेंट्स में कोई भी एक पेरेंट्स शुड वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के टेरिटरी में बोर्न होना चाहिए। एंड थर्ड, who has been ordinarily in resident in the territory of India, जो ordinarily इंडिया के टेरिटरी के अंदर में resided हो for not less than 5 years immediately preceding such commencement। ठीक है, immediately preceding such commencement मतलब 5 साल से वो रह रहा हो। मतलब कब से? जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उससे लगभग 5 साल पहले तक अगर कोई रह रहा है, if someone is there residing, then they will come under they will be the citizen of India। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट सबको? ये याद समझ में आया? तो आर्टिकल 5 बड़ा सिंपल है। बड़ा सिंपल कहने का मतलब ये क्या बोलता है कि भैया ठीक है, चलो। तो ये क्या बोलता है आर्टिकल 5? आर्टिकल 5 बोलता है कि जो भी डोमिसाइल है वो इंडिया के टेरिटरी में अगर बॉर्न हुआ है, या उसके पेरेंट्स यहाँ पर बॉर्न हुए हैं, या यहाँ पर वो कमेंसमेंट कॉन्स्टिट्यूशन चालू होने से पहले 5 साल तक यहीं पर रह रहा है, ठीक है, दे विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रोवाइडेड उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा वहां पर। जितने भी उस समय जब देश आजाद हुआ था ना, तो बहुत सारे वो बनाए गए थे ऑफिसर्स जो इन लोगों को रजिस्टर करवाते थे। तो दे विल कम अंडर द दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। क्लियर है? समझ में आया पॉइंट ये सबको? तो आर्टिकल 5 बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट, अच्छा ध्यान रखना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बहुत ही कम ही पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिटीजनशिप में आर्टिकल 6 क्या बोलता है? अब देखो, आर्टिकल 5 ऐसा तो नहीं है कि जो इंडिया में जितने जो लोग रह रहे हैं सब वही सिर्फ सिटीजन होंगे। उस समय इंडिया आजाद हुआ था, तो मतलब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, सॉरी। तो अब हुआ क्या था कि जो लोग पाकिस्तान में रह रहे थे दे यूज्ड टू कम टू इंडिया, और जो लोग इंडिया में रह रहे थे दे यूज्ड टू गो टू पाकिस्तान। मतलब जब हुआ था ना, डिवाइड हुआ था। तो अब बात यह थी कि लोगों को लगा कि ठीक है हम आजाद हो गए हैं, तो नाउ दे विल कम रिटर्न बैक। अब रिटर्न जब करना था उनको, तो सिंपल सा प्रोविजन ये था कि अगर पाकिस्तान से इंडिया में आ रहा है, अगर पाकिस्तान से कोई इंडिया में आ रहा है परमानेंट सेटलमेंट के लिए, मतलब उनको परमानेंटली यहाँ पर रहना है, देन इन दैट केस दे शुड कम, और उनको भी हम सिटीजनशिप देंगे जो पाकिस्तान से आए हुए हैं। मीन्स द पर्सन हु हैज केम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया for the motive of permanent settlement, then that particular provisions and that particular persons should also get the citizenship status। ठीक है, क्लियर है सबको ये पॉइंट? तो आर्टिकल 5 बड़ा सिंपल था कि भैया जो आपके डोमिसाइल है they will get the citizenship status, they will be the citizen of India, पहला। दूसरा, जो पर्सन हु हैज केम फ्रॉम इंडिया, मतलब हु हैज केम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, they will also get the citizenship of India। नेक्स्ट, आर्टिकल 6 में कुछ क्लॉज डाला गया है। क्या क्या लिखा हुआ देख लो थोड़ा सा, बस जानने के लिए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, मतलब आर्टिकल 5 के अंदर में जो भी दिया वो तो अलग होगा, उसके अलावा पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitutions, at the commencement of this constitutions। मतलब वो इंडिया का सिटीजन होगा एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कब? नंबर ए, ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स। अगर किसी आपके पास वो नोट्स है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको अंडरलाइन करो। ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स। ध्यान रखना, खुद या either of his parents or any of his grandparents was born in the territory of India, मतलब born in India as defined in the Government of India Act 1935। मतलब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था,
तो उस समय इंडिया के टेरिटरी के अंदर में जो जो चीजें थी, जो जो एरिया था, अगर उसके अंदर में आपका जन्म हुआ है, देन दे कैन बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर वो प्रोवाइडेड दैट वो पाकिस्तान से इंडिया में आए, या तो उसका, या तो उसके पेरेंट्स का, या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स का। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अकॉर्डिंग इंडिया का जो जो रीजन्स था, अगर उसमें उनका जन्म हुआ है और वो इंडिया में वापस आ रहे हैं पाकिस्तान से इंडिया में, देन दे विल गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। देख के बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया, हमको कंफर्म करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट समझ में आया? ऐश्वर्या, तेरोन, देवांग, ये जो बच्चे हैं देख रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलो चलो ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट आर्टिकल 6 का क्लॉज बी क्या बोलता है? देखो क्लॉज बी बड़ा सिंपल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उस पर? दो दो सब क्लॉज है। क्लॉज बी में लिखा हुआ है, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948, इसको अंडरलाइन करो, 19th डे ऑफ जुलाई 1948। मतलब इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th day of July 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migrations। मतलब 19th जुलाई 1948 से पहले, मतलब migrated before the 19th July 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration। अगर वो वहां से आया हुआ है और 19th जुलाई 1948 से पहले और वो यही रह रहा है, then he will also get the citizenship of India। ठीक है, पहला तो ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और वो सब सारे। दूसरा क्लॉज क्या बोल रहा है कि अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आप आए हुए हो और यहाँ पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट यहाँ पर रिसाइड कर रहे हो, देन यू विल आल्सो गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। थर्ड क्या बोलता है? नेक्स्ट क्लॉज 2 क्या बोलता है? इन द केस वेयर सच पर्सन, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर 19th डे ऑफ जुलाई 1948, इन द केस अगर ऐसे लोग 19th डे ऑफ जुलाई 1948 के बाद आ रहे हैं, अगर कोई आया हुआ है, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of India, by the government of the Dominion of India on an application made by him thereto such officers before the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by that government। वो कोई मतलब नहीं है इसका। मतलब अगर कोई आदमी 19th जुलाई 1948 के बाद आ रहा है, ठीक है, अगर कोई 19th जुलाई 1948 के बाद आ रहा है तो उसका क्या होगा? तो जैसे ही वो अगर बात आता है तो वो आने से ही तुरंत वो रजिस्टर्ड कराया होगा। ऑफिसर्स तो बनाया गया था उस समय, पॉपुलेशन ऑफिसर्स, सिटीजनशिप ऑफिसर, तो उनके सामने अपने फॉर्म में फिलअप करके लिखा होगा कि भैया हम यहाँ पर आ रहे हैं, या हम यहाँ पर आए हैं, हम इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहते हैं 19 जुलाई 1948 के बाद। ठीक है, और वो एप्लीकेशन मेड बाय हिम देयर सच ऑफिसर बिफोर द कमेंशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इसी के अंदर में, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी सो रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज बीन रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशंस। मतलब सपोज करो 19 जुलाई 1948 के बाद वो आया, आके उसने रजिस्टर्ड कराया, रजिस्टर्ड कराने के बाद तुरंत ही वो क्या बोल रहा है कि हमको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसको पहले आया वो 19 जुलाई 1948, यहां पर उसको 6 महीना मिनिमम रहना पड़ेगा, तब वो अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए। समझ में? मतलब वो यहां आया, आके वो भाई साहब यहां रहेंगे और यहां पर 6 महीने मिनिमम 6 months तक उनको यहां पर रहना पड़ेगा। अगर 6 months तक वो यहां पर रह रहे हैं, then he will apply for the citizenship, then he will apply for the citizenship, and after that only he will get the citizenship status of India। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आया? मोनी समझ में आ रहा आपको?
ओके फाइन, ठीक है। तो ये दूसरा क्लॉज रहा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखो नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट बोलता है आर्टिकल 7। तो पहला वाला क्या समझ में आया कि जो इंडिया का डोमिसाइल है, दूसरा वाला क्या समझ में आया कि जो पाकिस्तान से इंडिया आया हुआ है। 7 आर्टिकल 7 क्या बोलता है। आर्टिकल 7 बोलता है These were those person who migrated to Pakistan from India, मतलब पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान गया, फिर वहां पर देखा, वहां पर क्या है, वहां पर देखा कि कुछ भी नहीं है, देन अगेन दे रिटर्न बैक टू इंडिया, मतलब इंडिया से पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान से वापस वो रिटर्न करके इंडिया आ गए थे। मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, बस वही। तो अच्छा रुको, देखो यहां क्या बोल रहा है। यहां बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन इंडिया से कहां गए, पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान से वापस रिटर्न बैक टू इंडिया, दैट इज गिवन इन क्लॉज आर्टिकल 7। दिस इज द प्रोविजंस रिगार्डिंग द दिस। तो ऐसे पर्सन को भी हम क्या कर सकते हैं, सिटीजनशिप दे सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 7 अब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर में। देखो आर्टिकल 7 में क्या लिखा हुआ, right of citizenship right of citizenship of certain migrants to Pakistan, notwithstanding anything in article 5 and article 6, मतलब article 5 और article 6 में दिया उससे कोई मतलब नहीं है। A person who has after the first day of March, मतलब 1st March 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan, 1st March 1947 से पहले, after 1st March 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India, वो इंडिया का सिटीजन नहीं होगा, provided that nothing in this article shall apply to a person who after his migrated to the territory now included in Pakistan has returned to the territory of India under a permit of resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law, and every such person shall for the purpose of clause B of article 6 be deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of July 1948। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसको आप ऐसे समझ लो कि आप यहां से वो इंडिया से गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान से वापस वो इंडिया चला आया, ठीक है। अगर इस तरह की चीजें अगर होती है तो आप सिंपल सा समझो, इट इज समथिंग अराउंड, उनको करना क्या है कि दे विल जस्ट रिटर्न बैक फ्रॉम इंडिया, मतलब पाकिस्तान से, इंडिया से कहां गए, पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान से वापस आया। अब वापस आया तो कुछ ना कुछ तो मतलब लेके आया होगा ना, तो आई विल रिसाइड हियर परमानेंटली, तो परमानेंट सेटलमेंट यहां पर रहना पड़ेगा उनको, मतलब उनका मोटिव होना चाहिए कि परमानेंटली वी आर गोइंग टू रिसाइड देयर, दैट शुड बी द प्रोविजंस। ठीक है, मैं एक बार फिर से वो वीडियो हटा देता हूं, ठीक है ना, क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपका ये 5 डोमिसाइल वाला, 6 जो है these were those peoples who came from Pakistan to India, and 7 these were those people who went from India to Pakistan and returned back to India। तो ये कुछ वो वाले प्रोविजंस हो गए, ठीक है, समझ में आया सबको। जहां डाउट होने से तुरंत बोलना, हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो डाउट होगा। चलिए ठीक है, हाँ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आर्टिकल 8। तो 5, 6, 7 एंड 8। देखो आर्टिकल 8 क्या बोलता है।
आर्टिकल 8 भी बड़ा सिंपल है, वो ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं। इसमें क्या बोलता है आर्टिकल 8? आर्टिकल 8 बोलता है कि भाई जरूरी थोड़ी ना है कि पाकिस्तानी कोई गया होगा। मतलब जब इंडिया गुलाम था तो उस समय ब्रिटिशर्स आमतौर पे इंडियंस को बाहर लेकर जाते थे, ठीक है, मतलब यहाँ से उठा के ले गए उधर साउथ अफ्रीका या बाकी सारे जगह, और वहां पर जाके काम करवाते थे, ये भी था। अब इसके चलते दिक्कत ये हो रही थी उनको कि जब उनको मालूम चला कि हाँ हमारा देश आजाद हो गया, नाउ दे विल आल्सो रिटर्न, दे शुड आल्सो रिटर्न बैक। और उस केस में क्या हुआ कि अगर कोई मतलब जो पाकिस्तान, सॉरी, हाँ, मतलब इट डजंट मीन कि सिर्फ वो इंडिया, मतलब वो सिर्फ आपके पाकिस्तानी के हो गए, कैन गो अदर कंट्रीज। तो वहां पर जो गए हुए उनको मालूम चला कि हाँ हमारा देश अब आजाद हो गया, नाउ दे शुड आल्सो कम बैक, और वो भी इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहते थे। तो ऐसे लोग जो आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग इंडिया का सिटीजनशिप, मतलब वो इंडिया के सिटीजन होंगे। तो क्या लिखता है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, notwithstanding anything in Article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grandparents or any of his any person who or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अकॉर्डिंग जो भी इंडिया के अंदर में रिसाइड कर रहा, ठीक है, एंड हु इज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड the outside any country outside India so as defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him. Therefore, to such diplomatic or consular representative, whether before or after the commencement of this constitution, in the form and manner prescribed by the government of the Dominion of India, or the Government of India. ठीक है, तो ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है। इसमें आप इतना मान के चलो कि ये वो लोग हैं जो इंडिया में नहीं, कहीं मतलब पाकिस्तान में नहीं, कहीं और चले गए थे, अफ्रीका बाकी सारे जगह, तो वो भी इंडिया के सिटीजन होंगे इफ प्रोवाइडेड दैट इफ दे हैव रजिस्टर्ड अंडर द सिटीजनशिप, मतलब वहां पर जो हमारा काउंसलर या जो एम्बेसी था वहां पर उन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो दे विल आल्सो कम अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस वन एंड दे विल आल्सो बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया, दे विल आल्सो बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये भी काफी सिंपल है, सिंपल इन द सेंस कि ठीक है, आप इंडिया के सिटीजन हो तो पहला डोमिसाइल जो होगा वो, दूसरा जो पाकिस्तान से इंडिया आया है वो, तीसरा जो इंडिया से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से इंडिया है, एंड चौथा जो पाकिस्तान नहीं कहीं और चला गया है, तो दे विल आल्सो बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? देख के बताइए आप लोग, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? सिंपल है, ज्यादा इसमें इशू नहीं है। चलिए एक सेकंड होल्ड करो, मैं यहां पर कॉन्स्टेंट देखता हूं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो फाइन,
नेक्स्ट आता है आर्टिकल 9। देखो आर्टिकल 9 बड़ा सिंपल है, क्या बोलता है आर्टिकल 9 समझ लो। आर्टिकल 9 आमतौर पे बोलता है कि ठीक है, आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 8 तक ये बताता है कि कौन कौन इंडिया का सिटीजन होगा, तो वो दे विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर आर्टिकल 9 क्या बोलता है, देखो आर्टिकल 9 बड़ा सिंपल है, सिंपल वो बोलता ये है कि person voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be the citizen। मतलब अगर सपोज करो आप सिटीजन हो इंडिया के, और अगर आप किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया, मतलब इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ एनी अदर स्टेट, then in that situations that person will not be the citizen of India, ठीक है, वो इंडिया का सिटीजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने वॉलंटरली एक्वायर कर लिया किसी दूसरे का सिटीजनशिप। तो सिंस हमारा जो सिटीजनशिप का प्रोविजन है वो सिंगल सिटीजनशिप है, ये याद रखना। और क्योंकि ये सिंगल सिटीजनशिप है, इसीलिए हम लोग अलाउ नहीं करते कि हम किसी भी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप अगर आप एक्वायर करोगे तो यू विल आल्सो बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस विल नॉट बी द प्रोविजंस रिगार्डिंग अस। तो हम लोग किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप आमतौर पे अलाउ नहीं करते, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई आर्टिकल 9 हैज बीन एडेड। तो आर्टिकल 9 बड़ा साफ साफ क्लियर है कि क्या बोलता है कि भाई ऐसा है कि अगर आप इंडिया का सिटीजन हो और आप किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप अगर एक्वायर कर लिए हो तो इंडिया का सिटीजनशिप चला जाएगा आपका ऑटोमेटिकली, कोई इशू नहीं उसमें, ठीक है। तो दैट इज आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 एंड आर्टिकल 9। ठीक है, समझ में आ रहा बाकी सब जनता को? चलिए फाइन। नेक्स्ट आर्टिकल 9 के बाद आता है आर्टिकल 10। ये थोड़ा सा क्या बोलता है देखिए। आर्टिकल 10 भी सिंपल है। आर्टिकल 10 बोलता है कॉन्टिन्यूएंस। अच्छा, आर्टिकल 10 को थोड़ा अच्छे से याद करना समझना, क्योंकि ये हमारे 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें इसी के अकॉर्डिंग चेंज लाया गया, ठीक है। हाँ देखो एक सेकंड, ठीक है, समझ में? चलो हाँ, तो क्या देखा हमने? आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9। अब आते हैं आर्टिकल 10। देखो आर्टिकल 10 बड़ा ही सिंपल है। ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं फिर बोर्ड पे आते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन का देख लेते हैं, फिर बोर्ड पे हम लोग देखेंगे। पहला क्या बोल रहा है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। ये क्या है, मतलब कि इसका लाइनिंग क्या लिखा हुआ है, एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब हु इज मतलब जो है, और इज डीम्ड टू बी मतलब जो होगा, to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall subject to the provisions of any law that may be made by parliament continue to be such citizen। ये लाइन समझ में है सबको, ये क्या बोला? देखो ये है छोटा, ये लाइनिंग जो है ना, ये बड़ा छोटा सा स्टेटमेंट है, पर है बहुत बड़े काम का, मतलब ये बहुत बड़ी प्रोविजंस बोलता है। नॉर्मली आमतौर पे ये क्या बोल रहा है, ये बोल ये रहा है कि भैया जो इंडिया का सिटीजन है या जो इंडिया का सिटीजन होगा, whatever might be, he should follow any of the provisions which is made by the government of India, any of the provisions which is made by the government of India। इस लाइन को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, मतलब every person who is deemed to be the citizen of India or India under any of the foregoing provisions of this part shall subject to the provisions of any law that may be made by parliament, मतलब गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट जो बनाएगा, continue to be such citizen, वो इंडिया का सिटीजन होगा। ठीक है, तो समझो आर्टिकल 10 ही वो प्रोविजंस है जिसके अकॉर्डिंग आर्टिकल, अगर मान लो कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि ये जो पर्सन है, ये लोग जो है उनको हम सिटीजनशिप नहीं देगा, या मतलब सॉरी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि ये सब प्रोविजंस, इन सब जो लोग हैं, अगर दे आर नॉट फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, देन or they are not fulfilling the provisions of the provisions which we have made, now we are declaring them not the citizen of India। ठीक है, अब इसका मतलब आप लोग कुछ और मत निकाल लेना, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में था वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसको आप कुछ वैसे समझ लो कि अगर कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि भाई ये जो चीजें हैं लोग इसको फुलफिल नहीं कर रहा, या इस कैटेगरी का जो प्रोविजंस है वो लोग फुलफिल नहीं कर रहा, या ये जो हमने जो लॉ बनाया है ये कुछ कम्युनिटीज के लोग फुलफिल नहीं कर रहे, देन इन दैट केस दे कैन गिव द प्रोविजंस, देन उनका सिटीजनशिप नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में? अब इसका मतलब आप लोग कुछ और मत निकाल लीजिएगा, मैं जस्ट यही पॉइंट बताया आपको कि इसमें एक ऐसा प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कि इसको कहने का मतलब आप ऐसा समझ लो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पूरा अधिकार दिया है सिटीजनशिप से रिलेटेड, मतलब पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है कि भैया कल को आप ये ऐसे हैं तो आप इंडिया के सिटीजन होंगे, और आपने अगर ये फुलफिल नहीं किया तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं होंगे, दे कैन गिव दिस प्रोविजंस। ठीक है, ये लाइन समझ में आया सबको जब हमने बोला? ठीक है, आगे बढ़े। देख लो एक बार, चीजें समझ में, अच्छे से समझ के जाओ, क्योंकि थोड़ा टाइम लेंगे बट चीजें अच्छे से समझेंगे हम। ना ना ना, ये आर्टिकल नहीं रिवाइज किया गया था ऐश्वर्या, ध्यान रखना, ये आर्टिकल को नहीं रिवाइज किया गया। आर्टिकल को कैसे रिवाइज करेगा, आर्टिकल को रिवाइज करेगा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो दे हैवंट रिवाइज द आर्टिकल, बट रैदर उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने जो प्रोविजंस था, उन्होंने देखो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे पार्लियामेंट को ये अधिकार दे रखा है कि आप आराम से ये चीजों को चेंज कर सकते हो, मतलब आप सिटीजनशिप का जो प्रोविजंस बनाना होगा आप आराम से बना सकते हो। बट
उन्होंने आर्टिकल में कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अगर आर्टिकल में छेड़छाड़ किया होता तो आपको जो लिखा हुआ थोड़ी ना रहता, कुछ और लिखा रहता। ठीक है, तो आप कुछ वैसे समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया है कि अगर आपको लगता है कि सिटीजनशिप का प्रोविजन ये होना चाहिए, तो यस, यू हैव राइट और अथॉरिटी टू डिटरमाइन द सिटीजनशिप लॉ, और हेंस यू हैव पार्लियामेंट हैज फ्रेम्ड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया ना भाई, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो बनाया है वो तो बना ही है, वो तो स्पेशल ही है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिटीजनशिप गवर्न करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो सिटीजनशिप गवर्न करता ही नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप गवर्न नहीं करता है तो भैया कौन सा सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग गवर्न करेगा। अब इसमें तो ये नहीं है, ये आप लोग अपने मन से मत समझा लेना कि हमने अरविंद सर ने बताया, भैया ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में लिखा हुआ है, पर आपको साफ साफ दिख रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। मतलब आप समझो इसको कि जो भी प्रोविजंस है आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये आदमी हमने एक लॉ बनाया है और ये लॉ इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग अगर फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है, तो अगर फुलफिल नहीं करेगा तो ठीक है भैया आप जाओ, राम राम जी। ठीक है, समझ में आया ना? अब आप लोग इसका दूसरा मतलब मत निकाल लेना, ठीक है? मैं फिर से बार बार ये बता रहा हूं कि अब ये मतलब जो कुछ लोग आया था ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम में, कुछ और वो बवाल चल रहा था कि इनका सिटीजनशिप निकाल देगा, उनका सिटीजनशिप निकाल लेगा, तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है? हालांकि ये होने नहीं देगा कोई, और गवर्नमेंट चाहे जितना भी कर ले, अब पार्लियामेंट कभी अलाउ नहीं करे। देखो सिटीजनशिप में इतना सारा कर दिया, ठीक है? तो यस, देयर इज ए क्लॉज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेयर पार्लियामेंट कैन डू, ठीक है? चलो इसको ज्यादा एनालाइज नहीं करते हैं, फिर मतलब फिर बाल की खाल निकलना शुरू हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या बोला है आर्टिकल 11, वो और सिंपल है। वो आर्टिकल 11 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 11 बोल रहा है कि मतलब वो सेम पावर आर्टिकल 10 के अंदर जो बोला गया था उसी को फिर से रिकन्फर्म कर दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ, हाँ अपने मन से नहीं, लॉ रहना चाहिए। लॉ क्या है हम बाद में पढ़ेंगे आर्टिकल 13 के अंदर में। तो इसमें बोल रहा है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ नॉट विथ स्टैंडिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट shall derogate from the power of the parliament to make any provisions with respect to the acquisitions and terminations of the citizenship and all other matters relating to citizenship, ठीक है? तो ये जो अधिकार है ये इसको रिकन्फर्म कर दिया, आर्टिकल 10 में जो दिया हुआ वही आर्टिकल 11 में रिकन्फर्म कर दिया कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप। ओके फाइन, देन नथिंग इन दिस फॉरगोइंग प्रोविजन, नथिंग इन दिस फॉरगोइंग प्रोविजंस माने 5 से लेके आर्टिकल 10 तक जो भी कुछ उसके अंदर में लिखा हुआ है प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट shall derogate, मतलब demean, derogate from the power of the parliament to make any provisions with respect to the acquisitions and terminations of citizenship and all other matters relating to the citizenship। मतलब यहां पर पार्लियामेंट को सर्वे सर्वा बना दिया कि भैया जो चाहे यू कैन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू फॉर रिगार्डिंग द पार्लियामेंट सिटीजनशिप। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? अब इसी आर्टिकल 11 का ही जो अथॉरिटी था, आर्टिकल 11 का ही जो पावर था, उसी पावर को यूज करके पार्लियामेंट ने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बनाया था, ठीक है? हालांकि वो सिटीजनशिप एक्ट बहुत बार अमेंड हुआ है, क्यों अमेंड हुआ हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग सिटीजनशिप एक्ट जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये, ठीक है? तो these were the provisions of our citizenship of our constitution which is given in article 5 से लेके article 11 तक, ठीक है? होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा सिटीजनशिप से रिलेटेड, क्योंकि इसको अच्छे से समझना, क्योंकि और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिसको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि उससे फिर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग फिर अभी जो सिटीजनशिप एक्ट आया था निश्चित वाला का, तो उसको भी समझना पड़ेगा, तो इसको लिंक करके हमें जाना पड़ेगा, ठीक है?
ठीक है, इसको लिख ले, लिख ले कि हो जाएगा, आप लोग बताइए। फटाफट। हालांकि लिखने के लिए तो दूसरा है, सिटीजनशिप एक्ट। जब सारे बच्चे अलग अलग टाइम में ज्वाइन करते हैं क्या क्लास? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चल तो काम करो, थोड़ा लिख ही लो, बेकार का मतलब कुछ होगा प्रोविजंस, लिखो, लिख लीजिए। आर्टिकल आर्टिकल 5 to 11, आर्टिकल 5 to 11 of our Indian constitutions, article 5 to 11 of our Indian constitutions deals with the provisions of the citizenship, deals with the provisions of the citizenship, full stop. According to this, our constitutions, according to this, our constitutions has defined that, our constitutions has defined that who can be the citizen of India. Our constitution has defined that who can be the citizen of India at the commencement of these constitutions, at the commencement of these constitutions. Full stop. These provisions under Article 9, also reconfirmed, these provisions under Article 9 also reconfirmed that we or India follows, that is we or India follows single citizenship, we or India follows single citizenship, and no one is allowed, to acquire the citizenship, of any other country, acquire the citizenship of any other country. And if any person acquire the citizenship, voluntarily of any other country, then the citizenship of his, then the Indian citizenship of that person will be revoked, ठीक है।
the constitutional provisions, next para, the constitutional provisions regarding the citizenship, the constitutional provisions regarding the citizenship in article 5, in article 5 states that those person who are domiciled, those person who are domiciled of India, who are domiciled of India at the commencement of the constitutions, who are domicile of India at the commencement of the constitutions, then he will be the citizen of India, then he will be the citizen of India. वो हम लोग वो छोटा मोटा जो प्रोविजन था अंदर में वो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, वो आप लोग पढ़ लेना, हालांकि वो सब कभी पूछता नहीं है. At the commencement of this constitutions, provided that he should fulfill certain requirements. ठीक है, समझ में आया पॉइंट. नेक्स्ट, आर्टिकल 6 states that any person who has migrated from Pakistan to India, and who has motive for permanent residence, in India, then he can also be the citizen of India. By fulfilling certain conditions. मतलब कुछ कंडीशन फुलफिल करोगे तो यस, यू विल आल्सो बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो आर्टिकल 5 तो बड़ा सिंपल है कि भाई बोलता है कि ठीक है, जो डोमिसाइल है, चाहे जन्म लिया है या पापा फादर या ग्रैंडफादर कोई भी इस उनका जन्म या वहां पर हुआ है, तो दे विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो भी आराम से मिल जाएगा. दूसरा, अगर मान लो पाकिस्तान से आप आए हो इंडिया में और हाँ मोटिव है कि हम यहाँ पर रहेंगे परमानेंटली, देन इस कंडीशंस में भी यू कैन बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, आर्टिकल 7 of the Indian constitutions, Article 7 of the Indian constitutions states that a person who has migrated from India to Pakistan and again returned back to India for permanent settlement, then also he can be the citizen of India if he fulfills certain conditions.
if who fulfill certain conditions. ठीक है, समझ में आया? चल नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ, आर्टिकल 8 लिखो। आर्टिकल 8 of the Indian constitutions, article 8 of the Indian constitutions states that any person of Indian origin who has migrated to other countries apart from Pakistan and at the commencement of the Indian constitutions if they registered themselves at the embassy or consulate of the India, then they will also deem to be the citizen of India. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 9 तो हो गया था, आर्टिकल 10 लिख लो। लिखो आर्टिकल 10 states that any person who is citizen of India continue to be the citizen of India provided that he should fulfill the provisions which is framed by the Parliament of India. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 11 of the Indian constitutions states that Article 11 of the Indian Constitution states that Parliament has right or authority
to make provisions for the citizenship, to make provisions for the citizenship. To make provisions for the citizenship. And the power given in article, and the power given in article 11, given in article 11 by the constitutions, the parliament enacted the Citizenship Act 1955, the Citizenship Act 1955. तो उसी पावर का यूज करके पार्लियामेंट ने क्या बनाया, सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, यहां तक चलिए। होल्ड करिए। तो ये जो हमने अभी तक देखा, ये क्या था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस था। नाउ इसके बाद वी आर गोइंग टू सी द सिटीजनशिप प्रोविजंस। आखिर सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या दिया हुआ है, ठीक है, वो जरूरी है क्योंकि वही हमारा प्रोविजंस वही पूछता है यूपीएससी में। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा सिटीजनशिप का नॉर्म्स देख लेते हैं, आखिर है क्या। जैसे देखोगे कि सिटीजन, कोई बताएगा आखिर सिटीजन जो टर्म है, मतलब ये एक्चुअली व्हाट डू, मतलब सिटीजन कौन होता है, हु आर सिटीजन। अगर हम लोग बोला जाए कि एंशिएंट पॉलिटिकल साइंस में अगर सिटीजनशिप का प्रोविजंस अगर बोला जाए तो सिटीजनशिप कौन होता है या कौन होगा। हमने बताया था कि स्टेट का जो रिक्वायरमेंट है, स्टेट जो होता है, स्टेट में सबसे पहले 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उसके। तो सबसे पहला होगा आपका यस टेरिटरी, जिसको हम लोग जमीन बोलते हैं। दूसरा होगा सिटीजनशिप, सिटीजन। थर्ड ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट। फोर्थ जो होता है वो आपका मतलब सोवरेनिटी, दिख रहा सबको, सोवरेनिटी। एंड 6 जो होता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, नॉर्मली दिख नहीं रहा होगा। 6 जो होता है वो है रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये 5 चीजें, दीज आर द 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए स्टेट। तो टेरिटरी तो ठीक है, सिटीजनशिप सेकंड बेसिक एलिमेंट्स होता है, ये जरूरी होती है। ठीक है, अगर ये है तो ही देश बनता है। जैसे सिटीजन को ध्यान रखना, परमानेंट रेसिडेंट होते हैं जिनका वो वहीं पर रहते हैं, एंड दे ओ एलिजियंस, ओ डब्ल्यू ई, ओ एलिजियंस। ठीक है, मतलब उस देश का भला बुरा अच्छा खराब वो सब कुछ उनको, उनसे मतलब उनको होना चाहिए। देश का तरक्की हो रहा तो भी उनसे मतलब उनका होना चाहिए, देश का अगर डाउनफॉल हो रहा तो भी उनको लगना चाहिए। ठीक है, सब कुछ।
मतलब दे शुड ओ एलिजेंस टू द सिटीजन टू दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो दे आर द सिटीजन। ठीक है, ध्यान रखना ये फॉरेनर से देश नहीं बनता है। ठीक है, ऐसा देश जो फॉरेनर के ऊपर बेस्ड हो वो नहीं होगा, क्योंकि वो फॉरेनर आज है कल को चला जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई हमेशा स्टेट के लिए सिटीजन जरूरी होता है। बट बात आती है कि अगर सिटीजन होता कौन है, मतलब एंशिएंट टाइम में सिटीजनशिप का प्रोविजन क्या था। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो सिटीजनशिप दो चीजों से मिलता था। कौन कौन सा? एक तो होता था बाय ब्लड एंड दूसरा बाय सॉइल, मिट्टी। मतलब जो सिटीजनशिप का प्रोविजन है, दो प्रोविजन है, मतलब दो तरीके से मिलता था सिटीजनशिप। या दो तरह के चीजों को अगर फुलफिल कर रहे हो तो आपका सिटीजन हो गया उस देश। तो पहला बाय ब्लड, इसको बुलाता है जस सैंग्विन, एंड ये है जस सोली। जस्ट सैंग्विन माने मतलब खून का रिश्ता। अगर आपका खून का रिश्ता है, मतलब रिश्तेदारी वगैरह है, तो आपका सिटीजन मिल सकता है, आप सिटीजन हो सकते हो उस देश के। और अगर आपका मतलब ये तो खून का रिश्ता, कोई आपका रिलेटिव आपका, और दूसरा बाई सोली, जन्म, आपका जन्म कहाँ हुआ है। अगर यहाँ पर खून का रिश्ता है, ये आपका जन्म का रिश्ता है। अगर आपका जन्म यहाँ हुआ है, then by this provision also you can be the citizen of that particular country। और अगर आपका खून का रिश्ता है उसका संग, तो भी आप सिटीजन बन सकते हो या सिटीजन हो सकते हो। ये एंशिएंट टाइम में चलता था, ग्रीक, रोमन, समझ रहे हो ना, एथेंस एंड ऑल, तो वहीं पर ये प्रोविजन चल रहा था। बट बात ये है कि अगर मॉडर्न वर्ल्ड में बोला जाए तो ये बोलोगे कि भैया दो प्रोविजन से आपको सिटीजनशिप मिलेगा, तो आप समझ ही सकते हो कि ये इट्स नॉट पॉसिबल। देयर आर मेनी वेज। अगर आपसे बोलोगे नहीं आपका रिश्तेदार होगा तो ही आपको सिटीजनशिप देंगे, या आपका जन्म होना चाहिए तो ही आपको सिटीजनशिप देंगे, तो ये तो गलत है। फिर तो बहुत सारे देश का, फिर आज देखो अमेरिका का पूरा तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा। अमेरिका में जितने लोग हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं वो सारे बाहर के लोग हैं। एक्चुअली इंडियंस कितने बड़े बड़े हैं, उनको तो रहा ही नहीं फिर तो अभी आपका सिटीजनशिप, बहुत सारे लोग ट्रांस माइग्रेट कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो अगर उस तरह के प्रोविजंस अगर आप रखोगे तो कभी भी आप ये जो अपने आप को कन्फाइन करोगे नहीं हम यही इतने टाइप में ही रहेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, आपको तरीके देने पड़ेंगे जिससे लोग आपका सिटीजनशिप ले, और बाहर के अच्छे ब्रेन्स आपके पास आएंगे तो ही आपका डेवलपमेंट होगा। एंड फॉर दैट द पीपल नीड व्हाट? सिटीजनशिप प्रोविजंस। ठीक है, तो नॉर्मली एंशिएंट टाइम्स में यही तरीका था, बट धीरे धीरे इसको एक्सपैंड किया गया, और आज देयर आर मेनी वेज थ्रू व्हिच द सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री कैन बी एक्वायर्ड। ठीक है, तो दूसरे कंट्री का तो नहीं, हम लोग अपने कंट्री का ही देख लेते हैं कौन कौन सा सिटीजन, कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे आपका इंडिया का सिटीजनशिप आपको मिल सकता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन बी एक्वायर्ड बाई एक निमोनिक्स है, आप चाहो तो उसको याद कर सकते हो। फॉर्मूला है ब्रांड, BRAND, ब्रांड। बी माने बाई बर्थ, आर माने रजिस्ट्रेशन, ए माने एक्वायरिंग टेरिटरी, एन माने नेचुरलाइजेशंस, NATURALIZATION, नेचुरलाइजेशंस, एंड डी माने डिसेंट, डिसेंट। लिख लो सारा। by birth, by registrations, by acquiring territory, by naturalizations and by descent। अच्छा, एक बार नेशनलाइजेशन दे दिया था यूपीएससी के क्वेश्चंस में, तो ध्यान रखना नेशनलाइजेशंस नहीं है, नेचुरलाइजेशंस। ठीक है, क्लियर है सबको? तो बर्थ, रजिस्ट्रेशंस, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, नेचुरलाइजेशन एंड डिसेंट। इसके अलावा तो ये तो 5 तरीके हैं जो हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में पहले दिया हुआ था, बट इसके बाद भी ऐड किया गया। ठीक है, बाद भी कुछ प्रोविजंस थे, वो क्या क्या है?
वो है 6 जो होगा, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड 6 होगा बाई Assam Accord and 7th by Citizenship Amendment Act 2019। स्पेशल बना ना कि आप इस कौन कौन सा किस किस देश की कंट्री के होने चाहिए तो आपको सिटीजनशिप मिलेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से अगर आप हो then you can be the citizen of India provided that you should come under 6 categories of the peoples। ठीक है, ठीक है, एक बार लिख लो इसको फटाफट सब कुछ। करवाएंगे ऐश्वर्या, वो तो हम लोग करेंगे 2019 जब करेंगे ना तो बताएंगे। इसमें कौन कौन सा, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और इसके 6 कम्युनिटी के लोग होने चाहिए। कौन कौन सा, हिंदू, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटी। ये 6 कम्युनिटी के होने चाहिए आप। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान से आप होने चाहिए और ये 6 कम्युनिटी के लोग होने चाहिए, तभी आपको सीए 2019 के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप मिलेगा। ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना जो हम लोग क्लासेस जो कर रहे हैं ना वो बहुत माइन्यूट डिटेल में हम लोग जा रहे हैं, ध्यान रखना। और यूपीएससी और एपी मतलब जो भी यूपीएससी या जो भी स्टेट सर्विसेज हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस और पॉलिटी की बहुत ही डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर सिर्फ इस क्लास को, हमारे क्लास को अगर कोई ध्यान रखा ना तो कोई भी किसी भी डिबेट में आपको कोई हरा नहीं सकता, पहला ये है। और चीजें अगर याद रही तो आप आराम से एटलीस्ट यू कैन क्लियर योर प्रीलिम्स, मतलब पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आराम से हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, हर एक चीज हम लोग बहुत ही बारीकी से समझ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इसको समझा देते हैं और बाकी चल देते हैं, भैया पढ़ लो। बट वी हैव आल्सो गॉन टू द, हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशंस भी देखा और इसको भी देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि उसके संग क्या अलाइनमेंट है। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तरीका क्या है भाई कि 5 तरीका तो हमारा पहले था। कौन कौन सा था
कि अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ तो इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो, अगर आप टेरिटरी को एक्वायर किए हो तो इंडिया का सिटीजनशिप आप एक्वायर कर सकते हो, अगर आपका नेचुरलाइजेशन है मतलब इंडिया में रहते रहते बहुत दिन हो गया है तो आप इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर कर रहे हो, और अगर आपका डिसेंट कोई है, डिसेंडेंट आप हो किसी के, तो भी आप इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। तो दैट इज द प्रोविजंस रिगार्डिंग दिस वन ब्रांड। 6 आता है बाई असम अकॉर्ड। असम अकॉर्ड इज ए स्पेशल प्रोविजन, सब लोगों को मालूम होगा कि असम अकॉर्ड के तहत असम में सिटीजनशिप दिया गया था। तो असम तो इंडिया के बाहर है नहीं ना, तो असम अकॉर्ड को भी हम लोग देखेंगे। एंड 7th प्रोविजन था जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसके अकॉर्डिंग ही बहुत सारे प्रोविजंस ऐड किए गए हैं सिटीजनशिप एक्विजिशंस के। तो दैट आल्सो कम अंडर द प्रोविजंस ऑफ द आपका सिटीजनशिप। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात रही कि ठीक है, अगर मान लो अगर हम लोग को सिटीजनशिप एक्वायर करना होगा, सिटीजनशिप एक्वायर करना होगा तो ये प्रोविजंस है। ठीक है, होल्ड करो। तो ये तो नॉर्मली हम कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप इंडिया के सिटीजनशिप एक्वायर कर रहे हो तो आपको ये कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। बट क्या ऐसा भी हमारे एक्ट के अंदर में ऐसा प्रोविजन है कि अगर मान लो किसी का सिटीजनशिप जा भी सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है ये है। और सिटीजनशिप एक्ट मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955, ध्यान रखना पहली बार इसको 1955 में बनाया गया था, उसके बाद उसको बहुत बार अमेंड किया गया, मोर देन 12 टाइम्स। ठीक है, तो सीए 1955 के अंदर में 3 प्रोविजंस डाले गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका सिटीजनशिप जा सकता है। तो कौन कौन से प्रोविजंस हैं वो? तो मतलब अगर मान लो रिमूवल ऑफ सिटीजनशिप, कौन कौन सा तरीका है? 3 है। सबसे पहला बाय रिनंसिएशंस, दूसरा बाय टर्मिनेशंस। ठीक है, तो एक तो रिनाउंस करना, आप अगर रिनाउंस कर दिए कि हाँ हम मतलब इंडिया का सिटीजनशिप नहीं एक्वायर, इंडिया का सिटीजन नहीं बनना चाहते हैं, यहाँ नहीं रखना चाहते इंडिया का सिटीजनशिप, ठीक है, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। ठीक है, दूसरा टर्मिनेट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर आपको टर्मिनेट कर दिया कि हाँ भैया आपने कोई फॉल्स मींस दिखा के आप इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर किया है, तो आपको निकाला जा सकता है, आपका इंडियन सिटीजनशिप को कैंसिल किया जा सकता है। तो ये है बाय टर्मिनेशंस। एंड थर्ड बाय डेप्रिवेशंस, डेप्रिवेशंस। तो ये 3 तरीके होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको इंडिया का सिटीजन अगर आप हो तो आपको निकाला जा सकता है, ये आपका सिटीजनशिप जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए 5 तरीके, मतलब 7 तरीका हो गया, 7 वेज ऑफ एक्वायरिंग द सिटीजनशिप, एंड दिस वेर द 3 वेज ऑफ लूजिंग, रिमूवल या लूजिंग लिख लो यहां पर, लूजिंग द सिटीजनशिप। ठीक है, ठीक है, तो 7 और 3। अब आते हैं एक एक करके प्रोविजंस। ठीक है, बना लिया जो लिखा हुआ बोर्ड पे, ये आपके पास रहना चाहिए, हाँ जरूरत है।
ठीक है, चलो तो सबसे पहला आते हैं बाई बर्थ। देखो ये क्लॉज बड़ा सिंपल बोलता ये है कि अगर आपका इंडिया में जन्म हुआ है, तो आप इफ यू आर बोर्न इन इंडिया, अगर आपका इंडिया में जन्म हुआ है देन यू कैन बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑब्वियस बात है, जन्म तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी हो जाएगा और आपका जन्म यहाँ पर हो गया तो यू विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है। आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। जैसे एक काम करो, इसको हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ क्लॉजेस हैं वो थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद नहीं रहा तो उतना कोई बवाल नहीं है, बट मींस में आंसर लिखने में वो अगर क्लॉज आपने लिख दिया तो नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। इसलिए इसको लिख लो, एक जगह लिखो बाय बर्थ, मतलब जन्म से आपका इंडिया का सिटीजनशिप कैसे मिलेगा वो जरूरी लिख लो। ए पर्सन born in India, a person born in India on or after 26 January 1950, a person born in India on or after 26th January 1950, ठीक है। बट बिफोर 1st July 1987, बट बिफोर 1st July 1987, मतलब आपका जन्म हुआ है इंडिया में 26 जनवरी 1950, बट बिफोर 1st July 1987। इस कैटेगरी के अंदर में अगर आपका जन्म हुआ है इंडिया के अंदर में, पहला क्लॉज, then he will be the citizen of India irrespective of the nationality of his parents, ठीक है। मतलब सपोज करो अगर आपका जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक, ठीक है, इसके बीच में आपका अगर जन्म हुआ है तो, ठीक है। अब जन्म हुआ है तो कंडीशंस आपको क्या फुलफिल करनी पड़ेगी, जरूरत नहीं है कि आपके पेरेंट्स का नेशनैलिटी भी इंडियन होना चाहिए उस समय। मतलब योर पेरेंट्स शुड, जरूरी नहीं है कि दे विल आल्सो बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। मतलब हो ही सकता है ना कि पाकिस्तान से कुछ लोग आए हैं यहाँ पर, उनका बेबी यहाँ पर हो गया तुरंत। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशंस है देन यू विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। उस समय आपके पेरेंट्स की नेशनैलिटी नहीं देखी जाएगी कि आपका पेरेंट्स यहाँ इंडिया के नेशनल है ही नहीं, क्योंकि कुछ दिन बाद ही मिलेगा इनको सिटीजनशिप, चाहे 5, 6, 7 जिससे भी ले वो। गेटिंग इट दिस वन। अब बात यह है कि 1 जुलाई 1987 तो निकल गया, और आप लोग जितने बच्चे देख रहे हो यार, आप लोग भी अगर कहा जाए तो आप लोग सब तो इंडिया के सिटीजन हुई नहीं फिर जन्म के हिसाब से, है कि नहीं? तो इस चीज को चेंज करने के लिए फिर रेक्टिफाई किया गया, फिर अमेंड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब सॉरी एक्ट को, सॉरी, एंड हेंस लीड टू द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द सिटीजनशिप एक्ट 1955। क्योंकि बच्चे जो जन्म लिए हैं इसके बाद वो क्या करोगे उसके लिए तुमको करना पड़ेगा, तो हेंस दैट्स व्हाई ये सिटीजनशिप का प्रोविजंस में चेंज किया गया। और फिर दूसरा क्लॉज डाला गया। दूसरा क्लॉज क्या है? दूसरा क्लॉज बोला
ये समझ में आया तो लिख लीजिए थोड़ा सा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। इफ ए पर्सन born in India on or after 26 January 1950 but before 1st July 1987 will be a citizen of India irrespective of the nationality of his parents. Irrespective of the nationality of his parents. However, a person, next point, however, a person born in India, on or after 1st July, on or after 1st July 1987 is considered as a citizen of India, only if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth. ठीक है, होप इसको समझाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा कि अगर किसी का जन्म इसके बाद हुआ है, मतलब आप लोग जितने लोग हो, ठीक है, सब कोई, हाँ सब लोग ही होगा। डेट ऑफ बर्थ क्या है? ठीक है, तो समझ रहे हो ना? तो ऑलमोस्ट क्या है यही कि आफ्टर दिस जिनका जन्म हुआ होगा तो उनके लिए एक पेरेंट्स, उनके कोई भी दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स का इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। दूसरा पाकिस्तानी हो सकता है या दूसरा कोई और हो सकता है, बट यू शुड बी द एक पेरेंट्स शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज द प्रोविजंस। ठीक है, अब तो 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004, सेकेंड क्लॉज ये है कि पहला क्लॉज ये, दूसरा क्लॉज 1 जुलाई 1987 से लेके 3 दिसंबर 2004। ठीक है, तो ये दो डेट याद रखना। ये पहले वाला के लिए, इसमें आपके पेरेंट्स का नेशनलिटी नहीं चाहिए, इसमें चाहिए कौन? एक, वन पर्सन शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद अब भाई 1 जुलाई 3 दिसंबर भी खत्म हो गया, अब 3 दिसंबर के बाद अभी तो वो भी डेट निकल गया, देन इट विल लीड टू द थर्ड अमेंडमेंट करना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब एक्ट के अंदर में। तो उसके बाद क्या किया गया कि 3 दिसंबर से लेके 3 दिसंबर 2004 से लेके अभी तक चल रहा है, चलने दो। ये जो सिटीजन होंगे वो बोथ द पेरेंट्स, उनका इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। इसके बाद जो होंगे पेरेंट्स, वो दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, तभी आप इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हो बाय बर्थ। ये नहीं कि एक रिफ्यूजी है, कोई तार के नीचे से आया हुआ है, वो ऐसा कुछ मसला नहीं चलना चाहिए। ठीक है ना, एक फिल्म देखा था ना सर, अभिषेक बच्चन की फिल्म आई थी रिफ्यूजी, शायद उनकी पहली फिल्म थी, रिफ्यूजी था ना? हाँ रिफ्यूजी था। अरे अभिषेक बच्चन और कैटरीना कैफ, जो भी होगा देख लेना। तो उन दोनों में था ना कि एक इंडिया एक पाकिस्तान ऐसा वाला मसला। तो अगर इंडिया पाकिस्तान वाला मसला होगा तो यहाँ पर दोनों को इंडिया का सिटीजन होना पड़ेगा, तभी उसके बच्चे को इंडिया का सिटीजनशिप मिल सकता है बाय बर्थ, ऐसे नहीं। चाय भी ठंडा हो गया।
ठीक है, समझ में आया? ठीक है। तो दूसरा, इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। मतलब एक तो बोथ द पेरेंट्स शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया और वन ऑफ द हुज पेरेंट्स इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अदर शुड नॉट बी द इलीगल माइग्रेंट्स। दूसरा, इलीगल माइग्रेंट्स नहीं, तार के नीचे से नहीं आना पड़ेगा, बकायदा पासपोर्ट और वीजा लेकर आना पड़ेगा, तभी आप उनके बच्चे को जो मिलेगा वो इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट भी लिख लो। फर्दर ए पर्सन who is born in India, further a person who is born in India on or after, who is born in India on or after 3rd December 2004, 3rd December 2004 are considered Indian citizen only if both of their parents are citizen of India, only if both of their parents are citizen of India or one of whose parents is a citizen of India and the other is not an illegal migrant, at the time of their birth, ठीक है, क्लियर है? तो बड़ा ही सिंपल, बड़ा क्लियर है ये पॉइंट कि अगर आपका जन्म के थ्रू अगर आपको करना होगा तो 3 क्लॉजेस हैं। एक 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987, दूसरा 1 जुलाई 1987 से लेकर 3rd दिसंबर 2004 एंड तीसरा 3rd दिसंबर 2004 से लेकर ऑनवर्ड्स। ठीक है, ये सब इसके अंदर में आता है। तो इसमें क्या चाहिए, मतलब दोनों नहीं होने से भी चलेगा, इसमें एक का होना जरूरी है, इसमें दोनों का होना जरूरी है, या एक का तो होगा और दूसरा इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। मतलब या तो दोनों पेरेंट्स हो जो है, या इसमें एक इंडिया सिटीजन होना चाहिए और दूसरा किसी भी तरह का इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोविजंस आता है आपका सिटीजनशिप का, मतलब एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, समझ में आया? चलिए एक काम करते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, आज ये यहीं तक रहने देते हैं। थोड़ा सा हाँ लिया जा सकता है। टेररिस्ट नहीं ऐश्वर्या, और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं कि उसका सिटीजनशिप जा सकता है। हम लोग आएंगे ना, जो रिमूवल ऑफ सिटीजनशिप में आएंगे तो उसमें देखेंगे कैसे कैसे हट सकता है। हम इफ यू वांट्स, बहुत सारे प्रोविजंस है, अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ है या कोई इंडिया का सिटीजनशिप लेने के बाद दूसरे कंट्री में जाके कितने 3-4 साल जेल में रह रहा है, मतलब यहाँ वहां पर गलत काम कर रहा है, फिर इंडिया में सिटीजनशिप लिया वो भी गलत काम किया, फिर वहां पर ऐसा, तो ऐसे भी चीजों में तो हटाया जा सकता है।
एक बार एक पर्सन से मतलब जिनका सिटीजनशिप हटाया गया था इंडिया का कुछ समय के लिए, अजीब सा बात है, आप लोग थोड़ा मतलब अजीब लगेगा, बट ही वाज बाला साहब ठाकरे, तो उनका सिटीजनशिप एक बार हटा दिया गया था। ठीक है, आए डिस्कस करेंगे रिमूवल वाला केस में कैसे ऐसे रिमूव होता है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, चलो और कुछ डाउट है यू कैन आस्क, बाकी का प्रोविजन हम लोग कल करेंगे। एनी डाउट? चलिए ठीक, टेक केयर।